सीबीआई चीफ के पद से हटाए गए आलोक वर्मा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का फैसला। नागेश्वर राव सीबीआई के अंतरिम निदेशक। कांग्रेस ने साधा निशाना, सिलेक्ट कमेटी ने नहीं किया न्याय। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से टली सुनवाई। अब 29 जनवरी को नई बेंच के सामने होगी बहस। सुनवाई टलने से संतों का चढ़ा पारा। वेदांती ने चीफ जस्टिस गोगोई को घेरा। विरोध में सुप्रीम कोर्ट के सामने उतरे कई संगठन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की टीम में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा और रमन। तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को बीजेपी अध्यक्ष ने बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं तीनों। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने थमाया नोटिस। जयपुर की रैली में राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए निर्मला सीतारमण पर की थी टिप्पणी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को फिर से दिल्ली की कमान मिली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। शीला दीक्षित ने कहा, जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। अजय माकन के इस्तीफे के बाद शीला ने की वापसी। एमपी विधानसभा में अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस का कब्जा। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार हिना कावरे को चुना गया। बीजेपी ने बताया अलोकतांत्रिक। 3 तलाक अध्यादेश को कैबिनेट से फिर से मिली मंजूरी। शीत सत्र के दौरान राज्यसभा से नहीं हो सका था पास। कश्मीर में मारे गए नागरिकों को लेकर सेनाध्यक्ष रावत का बड़ा बयान। जनरल रावत ने कहा, आतंकी और आम नागरिक में अंतर करना हो जाता है बहुत मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बॉलीवुड के कलाकार। भारतीय संस्कृति पर सिनेमा के प्रभाव और विकास में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा। जीएसटी काउंसिल ने दोगुना किया टैक्स छूट का दायरा। अब 20 लाख की जगह 40 लाख रुपए तक का रिटर्न से छूट का फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। तो आज से तोते की कहानी नई हो गई है और इसे नया बनाने के लिए सरकार जो कदम उठा चुकी है, उसके बाद सीबीआई को तोता कहने वाले हैरान रह गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने एक दिन पहले ही काम पर लौटे सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटा दिया। कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध जरूर किया, लेकिन जस्टिस सीकरी की हां ने वर्मा की विदाई पर मुहर लगा दी। अदालत के आदेश की कॉपी लेकर आलोक वर्मा बुधवार को जब सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे तो संतरी ने सलाम ठोका था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस दरवाजे के भीतर उनकी खिदमत में पेश ये आखिरी सलामी है। करीब 3 महीने से सीबीआई में जारी घमासान के बाद आखिरकार आलोक वर्मा को सीबीआई से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ा। क्या घबराहट है माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर सीबीआई के डायरेक्टर को हटा के अपनी मनपसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं? जिस उच्च स्तरीय कमेटी ने आलोक वर्मा को सीबीआई मुख्यालय से हटाने का फैसला किया, उसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दूसरे सदस्य जस्टिस ए.के. सीकरी थे, वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नुमाइंदगी कर रहे थे। और तीसरे सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़े विरोधी दल के नेता के तौर पर। 2 घंटे तक चली बैठक में आलोक वर्मा को हटाने का फैसला हुआ। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति भी दर्ज की। उन्होंने कहा कि आलोक वर्मा को भी समिति के सामने अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और जस्टिस सीकरी आलोक वर्मा को हटाने पर सहमत थे। सीधा प्रश्न चिन्ह सीबीसी पर लगता है, सीबीसी के कार्यशैली पर, कि क्या वो एक निष्पक्षता से अपने पद के जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, या केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के संकेत पर सीबीसी अपने सिफारिशें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि जिन आलोक वर्मा ने कुर्सी पर बैठने के पहले घंटे में ही अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के तबादले के फैसलों को पलट दिया था, उन्हें उच्चाधिकार समिति ने कुर्सी से ही हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस सीकरी ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ जांच की जरूरत है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही उन्हें निदेशक के तौर पर फिर से बहाल किया था। हालांकि साथ में यह भी कहा था कि वो कोई फैसला नहीं लेंगे। इस तरह दूसरी पारी में वो केवल 32 घंटे तक सीबीआई की निदेशकी का सुख ले सके। कुछ चीजें हैं जिन पर प्रधानमंत्री पर्दा डालना चाहते हैं, सरकार पर्दा डालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सीबीआई कुछ मामलों की छानबीन करे, जांच करे, कुछ ऐसे लोगों की जांच करे जो सरकार उनको बचाना चाहती है। सीबीआई के इतिहास में यह पहली बार है जब एजेंसी के किसी मुखिया पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। सीवीसी रिपोर्ट में वर्मा पर 8 आरोप लगाए गए थे। उस रिपोर्ट को उच्चाधिकार कमेटी के सामने रखा गया और उसी के आधार पर तय हुआ कि आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख की कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। 77 दिन की जबरन छुट्टी के बाद बहाल हुए आलोक वर्मा अब सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और होमगार्ड विभाग के महानिदेशक होंगे। नागेश्वर राव दोबारा सीबीआई के चीफ बन गए हैं और कमाल देखिए कि नागेश्वर राव से चार्ज लेने वाले आलोक वर्मा को केवल 32 घंटे बाद अपने कमरे की चाबी वापस नागेश्वर राव को सौंपकर सीबीआई से निकलना पड़ा। सरकार कह रही है कि झगड़ा सुलझ गया है और बाहर लग रहा है कि झमेला बढ़ गया है। सियासत अपनी जगह, लेकिन एक संस्थान के तौर पर सीबीआई की साख धूल में मिल चुकी है। कौन कब इसका निदेशक बना दिया जाएगा और कब कैसे हटा दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में सीबीआई जांच पर यकीन कौन करेगा? आज तक ब्यूरो। तोता केवल सीबीआई का नहीं फंसा हुआ है, आरक्षण का भी फंसा हुआ है। और आरक्षण का तोता इसलिए फंसता है कि नौकरी का टोटा खड़ा हो जाता है। सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान बदला जा रहा है, तो पलटकर देखना जरूरी है कि इससे नौकरी मिलेगी या सामाजिक बराबरी आएगी, क्योंकि आंकड़े तो कहते हैं कि यह राजनीति का कोटा है और नौकरी का टोटा है। संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया जाए। The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Subject to correction, ayes 165, noes 7. The bill is passed by the required majority. सैकड़ों मतभेदों के बावजूद भारत के इतिहास पर आर्थिक आरक्षण की पहली चिप्पी चिपकाई जा चुकी है। लेकिन उस चिप्पी के पीछे जो सवाल है वो सरकार न देखने को राजी है, न बताने को और न सुलझाने को। और वो सवाल ये है कि नौकरी कहाँ है, और अगर नौकरी नहीं है फिर तो असल में ये सियासत का कोटा है, क्योंकि नौकरी का टोटा है। Our youth are frustrated and clamoring for jobs, and our economy is not producing enough jobs to satisfy them. 26 लाख नौकरियां राज्यों में रिक्त हैं। आपकी वहां पर सरकारें हैं, आप उन रिक्तियों को भरने का काम कीजिए। And if you look at the Modi years, to be around 45,000 jobs a year on an average. देखिए कि कोटा भरपूर है, लेकिन कोटे के कंधे पर बैठकर कोई कहीं पहुंच नहीं सकता। वो चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, या अब 8 लाख तक आमदनी वाले गरीब सवर्ण हो। देखिए कैसे, और ये भी कोई हवाई आंकड़ा नहीं है, संसद में सरकार का पेश किया हुआ आंकड़ा, वो भी किसी दूसरी सरकार का नहीं, इसी सरकार का जो सवर्णों को, रिजर्वेशन को बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अगली कड़ी बता रही है। राज्यसभा 6 फरवरी 2018 सरकार ने जवाब दिया कि देश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 8 फरवरी 2018 राज्यसभा देश में सरकारी शिक्षकों के 10 लाख पद खाली हैं। 14 मार्च 2018 को राज्यसभा और 4 अप्रैल 2018 को लोकसभा। बताया गया कि देश के सैन्य अर्धसैन्य बलों में लगभग 1,20,000 पद खाली पड़े हुए हैं।
16 मार्च 2018 लोकसभा बताया गया कि भारतीय रेलवे में भी अराजपत्रित पदों के 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 27 मार्च 2018 लोकसभा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट पेश की गई कि देश के पुलिस बलों में 5,40,000 पद खाली पड़े। 28 मार्च 2018 लोकसभा के डाक विभाग में भी 54,000 पदों की नियुक्ति होनी है। 8 जुलाई 2018 लोकसभा देश भर की अदालतों में खाली पड़े पदों की संख्या 5800 पहुंच गई। प्रधानमंत्री जी का एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा, देखा भी था टीवी पर कि पकोड़े बेचो तो भी उसको एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, खुशी की बात है। लेकिन ये फिर आप रिजर्वेशन देंगे किसके आधार पर, जब नौकरी ही नहीं होगी। सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि इस देश में 29 लाख से ज्यादा पद केंद्र और राज्य सरकारों में खाली है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जितने कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहे हैं, उतनी भी भर्तियां नहीं हो रही, जबकि वादा था कि 2 करोड़ नए रोजगार हर साल पैदा करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, वादा निभाया। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? अब जरा सिलसिलेवार समझिए कि बेरोजगारों को रिजर्वेशन का झुनझुना थमाकर कैसे असल सवाल से नजर चुरा रही है सरकारें। और कोई अगड़े पिछड़े अवर्ण सवर्ण की बात नहीं है ये। सबसे पहले देखिए शिक्षा क्षेत्र का हाल। इस देश में प्राथमिक शिक्षकों के 9,316 पद खाली हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 4,17,057 पद खाली हैं। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 1,16,293 पद खाली। माध्यमिक शिक्षकों के 1,07,689 पद खाली। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 11,059 पद खाली पड़े हुए हैं। IIT, IIM और NIT तक में 6,355 पढ़ाने वालों की कमी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,651 शिक्षक कम है और एम्स में 304 प्रोफेसर कम है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 14,57,035 तक पहुंच जाता है। मतलब केवल बेरोजगारी का सवाल नहीं है, बच्चों से लेकर नौजवानों के भविष्य का भी सवाल है। जिस देश में 14.5 लाख से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली पड़े हों, वहाँ शिक्षा का हाल क्या होगा? संकट ये ना कि सरकार डिफरेंट चेंज होती रहती है। जैसे कहे कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट वैकेंसियां निकाली, ठीक है, उस वैकेंसी सरकार चेंज हुई तो उन्होंने उनकी वैकेंसियों को बंद कर दिया। अब जैसे काफी वैकेंसियां थी और फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए, इन्होंने कैंसिल करे, आगे स्थगित की, फिर वही 6 महीने की गई इनकी। तो पता नहीं रहता ना कब क्या करेंगे। सरकार जैसे ही चेंज हुई तो ट्रेंड फिर चेंज। सवाल केवल बेरोजगारी का नहीं है, शिक्षा का भी है, सुरक्षा का भी है, सेवा के स्तर का भी है। देखिए कि नौजवानी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। पुलिस बलों में 4,43,524 पद खाली हैं। CRPF में 22,746 पद खाली। BSF में 19,320 पद खाली। सीमा सुरक्षा बल में 1,917 पद खाली और IPS के 970 पद खाली। कुल मिलाकर 4,88,477। ये केवल नौजवानों के भविष्य से ही खेल नहीं है, देश की सुरक्षा से भी समझौता है। कि राजस्थान में जितनी 2.25 लाख से ज्यादा भर्तियां जो इनकी पहले भाजपा सरकार थी, अब वर्तमान सरकार आई है, इनसे भी निवेदन है कि जितनी भर्तियां हैं वो तुरंत पूरा करे, क्योंकि आज युवा बेरोजगार दर की ठोकरें भटक रहे हैं। मैं 20 साल का था तो मैंने 2011 में सब इंस्पेक्टर का दिया था एग्जाम। उसके सीधा 8 साल बाद अभी एग्जाम हुआ तो मैं जब 20 साल का था अब 28 साल का हो गया। तो आप ये लगाओ कि कितना सस्टेन करना पड़ता है जॉब के लिए, उसके लिए। अब आइए सेवाएं, मंत्रालयों से लेकर अस्पतालों तक लाखों पद खाली पड़े हुए हैं और होनहार नौजवानी में घुन लग रही है। भारत सरकार के मंत्रालयों में ही 4,12,752 पद खाली हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं के 1,06,055 पद खाली हैं। देश के एम्स में 11,059 पद खाली पड़े हैं। प्राथमिक केंद्रों के डॉक्टर 8,286 कम है। यहाँ तक कि IAS भी 1,449 कम है। कुल मिलाकर 5,39,601। तो 29 लाख से ज्यादा पद तो सरकार में ही खाली पड़े हुए और सरकार को बहुत परेशानी होने लगती है नौकरी मांगने पर। तो रिजर्वेशन देना आसान है, नौकरी देना मुश्किल, क्योंकि रिजर्वेशन नौकरी की गारंटी नहीं है। 29 लाख खाली पदों के देश में अगर पढ़ा लिखा नौजवान अपने सपनों की मौत का तमाशबीन बना बैठा है तो कसूरवार कोटा नहीं है, नौकरी का टोटा है। और ये टोटा सरकारें जानबूझकर दूर नहीं करना चाहती। आज तक ब्यूरो।
इसका मतलब तो ये हुआ कि नौकरी नहीं मिलेगी। बेरोजगार आरक्षण लेकर खुश होते रहें, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। सवाल ये है कि क्या इससे जातीय आधार पर आरक्षण मांगने वाले आंदोलनों पर कुछ असर पड़ेगा। पाटीदारों से लेकर मराठों तक और जाटों से लेकर गुर्जरों तक के आरक्षण अदालत से रुके हुए हैं। ये जानना जरूरी है कि सवर्णों को 10% आरक्षण के बाद उनका रुख अब क्या होगा। ये पिछले ही साल की तस्वीरें। जब मराठों ने मुंबई की जमीन ठग दी थी आरक्षण की मांग को लेकर। फडणवीस सरकार ने पहले तो हल्के में लिया था, फिर हाथ पांव फूल गए थे और आनन फानन में मराठों के लिए रिजर्वेशन का बिल पास करना पड़ा था। जातीय आरक्षणों के लिए आंदोलन लगातार बढ़े हैं। सवर्णों की कई जातियां पिछड़ा कहलाना चाहती हैं, पिछड़ों की कई जातियां दलित होना चाहती हैं और दलितों के कुछ तबके आदिवासी होना चाहते हैं। तो बदली हुई परिस्थितियों में इन आंदोलनों का क्या होने वाला है? याद कीजिए 2015 का पाटीदार आंदोलन। हार्दिक पटेल ने गुजरात में हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। आनंदीबेन अध्यादेश लेकर आई कि ईबीसी यानी आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10% आरक्षण देंगे, वो भी अलग से, मतलब जैसे सवर्णों के लिए केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। अब उस आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि ये तो धोखे वाली बात है। कास्ट आधार पर और सोशली बैकवर्ड के आधार पर संविधान ने पैरवी रखी है कि आरक्षण दिया जा सकता है। ये 10% आरक्षण का जो मामला है, कहीं एक लॉलीपॉप साबित हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि संविधान में इसकी ना कोई पैरवी रखी गई है, फिर ये लागू कैसे करेंगे लोगों के लिए। ऐसे ही सवाल राजस्थान के गुज्जर पूछ रहे हैं, हरियाणा के जाट पूछ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के कापू पूछ रहे हैं, तेलंगाना के मुसलमान पूछ रहे हैं। क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण रोक दिया, राजस्थान हाईकोर्ट ने गुज्जर आरक्षण रोक दिया, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कापू आरक्षण रोक दिया, फिर मुस्लिम आरक्षण रुक गया और उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण रोक दिया। सवर्णों को 10% आरक्षण के लिए जब संविधान बदला जा रहा है तो ये तबके बौखला उठे। इन्हें लगता है कि इनके साथ बेईमानी हुई सरकार। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।